दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ मेरे चैनल मेरी नज़र से पे। मित्रों, कल का जो टॉपिक था उसको निरंतर करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं और कल का टॉपिक एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, राजनीति से राजनेता तक का सफ़र। सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने मेरे कल वाले वीडियो पे प्रतिक्रिया दिया था उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा एवं उनमें से कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहला कमेंट सुनिधि झा जी का आया था, दूसरा कमेंट अदिति शर्मा जी, रवि मिश्रा जी, राजा राम पवार जी, अंकित पांडे जी, ब्रजेश श्रीवास्तव जी, पूर्ण प्रकाश जी, ये सभी लोगों ने प्रतिक्रिया उसमें दिया था। सुनिधि झा जी ने प्रतिक्रिया के साथ कुछ प्रश्न भी छोड़े थे उसमें। मैं उन प्रश्नों को अपने शब्दों में कुछ बताने, आप लोगों को कुछ समझाने का प्रयत्न करता हूँ। कल के प्रतिक्रिया में सुनिधि झा जी का कहना था कि जो राजनेता हैं वो बहुत तरह की समस्याएं जो लोगों से जुड़े होते हैं वो भीड़ के रूप में जब सामने आता है तो उसमें अनुभव के आधार पर किसके साथ कैसी प्रतिक्रिया और किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये उनके कहने का मतलब है कि सडनली आप ये नहीं कह सकते हैं कि राजनेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उनके कहने का मतलब यह भी नहीं था कि राजनेता को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। बैलेंस्ड उन्होंने बैलेंस्ड प्रतिक्रिया दी थी कि ठीक है, राजनेता को सबसे पहले अनुभवी होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरे युवा मित्रों, मैं आप लोगों के समक्ष कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। मैं ऊपर से शुरू करता हूं सिस्टम को। जैसे कि मेरा पिछले 2009 11-12 साल का जो मेरा अनुभव है, राजनीतिक प्रशासनिक जो अनुभव है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मैंने बहुत करीब से देखा है राजनीति, शासन और प्रशासन को बहुत करीब से देखा है मैं वो अपना अनुभव आप लोगों से साझा करना चाहता हूं, या अपनी चीज़ों को अपनी नज़र से, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम मेरी नज़र से रखा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूं वो मेरा दृष्टिकोण है, मेरा नज़रिया है। मैं अपने नज़र से, मैं अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों को सभी चीज़ें बताने का यत्न और कोशिश करता हूं। तो मैं ऊपर से शुरू करता हूं सिस्टम को। सबसे पहले राज्य में जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि अगर सबसे पहला कोई व्यक्ति होता है तो वो होता है मुख्यमंत्री। वो भी अपने क्षेत्र का विधायक होता है। मुख्यमंत्री के लिए सबसे पहला शर्त है कि वो विधानसभा या एमएलसी का मेंबर होना चाहिए। वो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यदि नहीं है, किसी भी व्यक्ति को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो वो 180 दिन के भीतर, मतलब 6 महीने के अंदर, वो किसी न किसी विधानसभा से या एमएलसी के मेंबर बनेंगे तो ही आगे वो कंटिन्यू कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो जनप्रतिनिधि होता है राज्य में वो होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के बाद जो प्रशासनिक अमले का हेड होता है उनको कहते हैं हम मुख्य सचिव, सीएस। अब ये दोनों पैरेलल मिलकर सरकार चलाने में सक्षम होते हैं। मुख्यमंत्री जो जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, जो लोकतंत्र से चुन के आते हैं, जनप्रतिनिधि जो होते हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करवाने की पूरी जिम्मेदारी सीएस के पास होता है, चीफ सेक्रेटरी के पास होता है, मुख्य सचिव के पास होता है। अब मुख्य सचिव के अंडर में जो प्रशासनिक अमला आते हैं वो सभी विभागों का प्रमुख सचिव होते हैं। उसके बाद जनप्रतिनिधि में उन विभागों का कैबिनेट मिनिस्टर होता है। अब जैसे कि ये प्रतिक्रिया इन्होंने दिया था, अब इस प्रतिक्रिया में कि व्यक्ति को अनुभवी होना चाहिए, ठीक है, मैं मानता हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि अनुभवी होना चाहिए। आपके पास अनुभव भी है, पर क्या आपको पता है कि भारत में, जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाया था कि हमारे भारतीय संविधान में हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, हमारे कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अधिकार लगभग सभी लोगों को पता होता है, हो सकता है नहीं भी पता हो, पर अधिकार मुझे लगता है, जैसे अपने परिवार की हम बात कर लें कि हमें हमारे परिवार में हमारा अधिकार पता होता है कि हमें माँ बाप से कितनी चीज़ें करवानी है, कैसे क्या करवाना है, ये सारी चीज़ें हमारे अधिकार में आते हैं। तो ये लगभग हम लोगों को पता होता है कि हमारा अधिकार क्या है। पर हमारा मौलिक कर्तव्य
शायद पता नहीं होता, या पता होने के बाद भी हम उसको करना नहीं चाहते। तो ये दोनों बेसिक जो चीज़ें हैं, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि भारत में कितने राजनेता जो परंपरागत पॉलिटिक्स करते हैं, उनमें से कितने राजनेता को ऐसा लगता होगा या ऐसा पता होगा टेक्निकल चीज़ें कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, या आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, कितनी चीज़ें होती हैं। ये सब एक्चुअली टेक्निकल चीज़ें होती हैं। कोई भी स्कीम को अगर डिज़ाइन किया जाता है तो वो डिज़ाइन करने वाले लोग होते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग, वो करते हैं उस चीज़ को डिज़ाइन, या उस विभाग के स्पेशलाइज्ड जो लोग होते हैं वो करते हैं उन योजनाओं को, उन स्कीम्स को डिज़ाइन करते हैं। अब उन स्कीम्स को डिज़ाइन करने में वो 2000 पेज, 5000 पेज, 10,000 पेज के स्कीम डिज़ाइन होते हैं। उनको कई चीज़ों से गुजर कर और फिर जाना होता है कैबिनेट में, उसको पास करना होता है, कैबिनेट में पास करके उसको लागू करवाया जाता है। अब मेरे मित्रों, मेरे युवा साथियों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस चीज़ का भी आप कमेंट करें इस वीडियो पे, कि कितने लोग, कितने राजनेता उन पेजों को डीप स्टडी करते हैं, या भारतीय प्रशासनिक सेवा या जो विभाग के एक्सपर्टीज लोग होते हैं जो वो चीज़ें करके देते हैं, उनसे कितने प्रकार का प्रेजेंटेशन लेते हैं। क्या पूरी टेक्निकल चीज़ें वो समझ लेते हैं? इसका जवाब आप जरूर देना इस कमेंट में। उसके बाद जब कोई बहुत बड़े लेवल की कोई चीज़ें खड़ी होती है, जैसे सपोज दैट कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, वो अपने विधानसभा का विधायक है, वो अपने विधानसभा में किसी भी प्रकार की समस्या अगर उत्पन्न होता है तो जनता उनसे जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उनसे अपनी समस्या बोलते हैं, और वो बोलते हैं किसको? प्रशासनिक अमले को। क्योंकि सीधे भारत में जो सिस्टम बना है वो सीधे कोई कैबिनेट मिनिस्टर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। हाँ, कलेक्टर जरूर कर सकता है, किसी विभाग का प्रमुख सचिव कर सकता है। उनके पास वो अथॉरिटी रहता है कि वो सीधे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी चीज़ को, संबंधित विभाग के मंत्री को बताते हुए, नॉलेज में देते हुए। पर मंत्री या जनप्रतिनिधि किसी चीज़ को सीधे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इसको समझना, इसको प्रशासनिक अनुभव, ये तब आप कर सकते हो जब आपका आईक्यू लेवल एक भारतीय प्रशासनिक सेवा या एक राज्य प्रशासनिक सेवा के लोगों से बेहतर होगा। तभी इस आप टेक्निकल चीज़ों को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी चीज़ के लिए मुझे बहुत बड़ी समस्या लगती है कि मेरे विधानसभा में या हमारे राज्य में ये बहुत बड़ी समस्या है इस चीज़ को करने के लिए, तो उसकी एक कमेटी गठित करके उसमें भी भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, संबंधित विभाग के इंजीनियर्स या उनके जो भी संबंधित विभाग होंगे, उनके सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी उसमें सम्मिलित होंगे। जब वो चीज़ों का सलूशन निकाल के लाएंगे, जब समाधान निकाल के लाएंगे, तो उनको हमें समझने के लिए हमें टेक्निकल होना जरूरी है। इसीलिए किसी युवाओं को राजनीति में आना, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें जो परंपरागत राजनीति करके आए हैं वो बहुत ज़्यादा विशेष रुचि रखते ही नहीं है। एक बहुत बड़ा विषय बीच में उठा था, अब कौन से राजनीतिक पार्टी के द्वारा उठाया गया था कि राष्ट्रीय गीत जो है वो गा के बताए कि कौन उसको गा सकता है। अब जैसे बहुत सारे मीडिया ने बहुत सारे नेताओं से ये गीत गाने को कहा था, तो कुछ लोग वंदे मातरम इतने ही गा पाए, कुछ लोगों ने कुछ गा पाया, कुछ लोगों ने गलत गाए। तो वंदे मातरम जैसा सीधा जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, वो राजनेता नहीं, हर नागरिक को वो गीत आना चाहिए। पर आप ये समझें कि इतनी छोटी सी टेक्निकल चीज़ें, जो कि ये टेक्निकल भी नहीं है, ये संस्कार है, ये मौलिक कर्तव्यों को पालन करने का एक जरिया है कि हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रीय गीत
का सम्मान करें। जब मुझे याद ही नहीं होगा, जब मुझे पता ही नहीं होगा, तो कैसे सम्मान हम करेंगे? जब हम जिसको जानते ही नहीं है, हम उसका सम्मान कैसे करेंगे? वो तो हमारे सामने आके चला जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन था। जिसको हम जानते नहीं, जो चीजें मुझे आती नहीं, मैं उसका कैसे सम्मान करूंगा? अब इतना भी कोई नहीं गा पाया, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, इतना भी नहीं गा पाया कोई, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक राजनेता को, एक जनप्रतिनिधि को, एक कैबिनेट मिनिस्टर को, एक किसी भी सदन के सदस्य को टेक्निकल नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, या युवाओं को नहीं आना चाहिए? बिना युवा के आए इसका कोई समाधान नहीं है मेरे युवा मित्रों। दोस्तों, इस विषय को हम आगे निरंतर रखेंगे। ये विषय ही ऐसा अथाह है जिसका पार नहीं पाया जा सकता, परंतु इसमें और क्या चीजें हम बता सकते हैं आपको, हमारे अनुभव का लाभ आप लोग, हमारे युवा मित्र कैसे ले सकते हैं, ये इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो में प्रतिक्रिया जरूर दें अपना, और आपके लिए और क्या जानकारी लेके मैं आ सकता हूं ये जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं इस जानकारी को निरंतर करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।